Welcome back, students, and good morning. Next topic is Anglo-French rivalry and the Karnataka War. Okay. In previous video, we explained about Dutch, Portuguese, the English East India Company and the British East India Company. और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो ये डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज थी इंडिया में, जब वन बाय वन करके आपस में इनमें डिबेट होता गया, जो डिस्प्यूट थे इन सबको साइड लगाने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। और उनमें जो लास्ट था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में थे, वह थे पहले तो मुगल रूलर्स थे, जो लेटर मुगल रूलर्स रहे, लेकिन धीरे धीरे उनको हैंडल कर लिया गया। और बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिशन में जो यूरोपीय कंपनी आई, वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका लास्ट रिजल्ट ये रहा कि इंडिया में अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने को लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 कर्नाटका वार हुए। ओके, एक कर्नाटका वार स्पेशली जो 1724 के आसपास एक चिनकिलिच खान, जो मुगल राज दरबार का एक बहुत ही खास आदमी था और एक टाइम तक वह दीवाने विजारत के पद पे रहा, यानी वित्त मंत्री, और खास करके मुगल बादशाहों का या मुगल सेना का सेनापति रहा था मुगलों का, जिसका नाम चिनकिलिस था। बाद में चल के इसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना गया। और उसने 1724 में साउथ इंडिया में हैदराबाद डायनेस्टी की नींव रखी। तो बाद में चल के जब 1746 के आसपास हैदराबाद निजाम यानी निजामुल मुल्क की जब डेथ हो गई, तो उसके बाद निजामुल मुल्क के जो सक्सेसर्स थे, उनके बीच सक्सेसर्स ऑफ वार स्टार्ट हो गया। यानी उत्तराधिकार की, निजाम का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको लेके उनके बीच में आपस में डिबेट होने लगे, युद्ध होने लगे, जिसमें इंटरफेयर करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और इसी कर्नाटक हैदराबाद को लेके क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 कर्नाटका वार हुए। ओके, तो उसी पे डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस गो। देखिए, द फर्स्ट कर्नाटका वार 1746 टू 48, ये जो ड्यूरेशन था, टाइम था, इस समय एक युद्ध चल रहा था स्पेशली यूरोप में। यानी अगर इंडियन हिस्ट्री को बेटर वे में समझना हो तो उसके पहले सबसे पहले हमें यूरोप की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को जानना हो, क्योंकि चूंकि इंडिया ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, तो जो भी कंडीशंस या जो भी इंसिडेंट, जो भी घटनाएं यूरोप में होती थी या वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती थी, क्योंकि मेन वही था यूरोप उस समय, तो उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ता था। तो इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह थी सक्सेसर्स ऑफ स्पेन के उत्तराधिकार को लेके युद्ध चल रहा था। और जिसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ये स्पेन में उत्तराधिकार को लेके दोनों इन्वॉल्व थे और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। ओके, उसी मैटर्स को लेके, और खास करके इसी समय क्या हुआ, जो ब्रिटिश, जो कर्नाटका, जो निजामुल मुल्क की जो चिनकिलिस खान था, उसकी डेथ हुई। तो सक्सेसर्स ऑफ वार को लेके, उत्तराधिकार को लेके जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो इसमें इंटरफेयर करने का काम किया गया। द ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच। ब्रिटिशर्स अक्सर ये चाहते थे कि जो पांडिचेरी है, पुडुचेरी, जो आज के समय में पुडुचेरी कहा जाता था, उस पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम इसको ऑक्युपाइड कर लें, कब्जा कर लें इस पे, और यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दें। बट फेल्ड, लेकिन रिजल्ट क्या रहा,
ये हमेशा फेल कर जाते। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ द फ्रेंच टेरिटोरीज इन इंडिया, डुप्लेक्स, जो इंडिया में फ्रेंच गवर्नर जनरल था वो डुप्ले था। और डुप्ले ही क्या था, डुप्ले एक बहुत बड़ा योद्धा के साथ साथ, यानी एक योद्धा के साथ साथ बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिशियन था। पॉलिटिशियन के साथ साथ वह कूटनीति भी जानता था अच्छी तरह से। तो इन सब में, और जो पॉलिसी डुप्ले ने इंडिया में स्टार्ट की, स्पेशली प्रिंसली स्टेट के साथ, बाद में डुप्ले की ही पॉलिसी को फॉलो करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स ने किया, जो गवर्नर जनरल ने। ओके, तो डुप्ले retaliated in the 1746 and captured the Madras, चेन्नई from the British। इसने क्या किया 1746 में, वैसी कंडीशन है, इसने चेन्नई पे अटैक करके, जो उसे मद्रास कहा जाता था, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने अंडर में कर लिया। यानी कि उस मद्रास पे अटैक किया और वहां से अंग्रेजों को मार भगाया, और मद्रास को डुप्ले ने क्या किया, अपने यानी फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रेंच जो पुडुचेरी था उसके कंट्रोल में ले लिया। यानी इस पे फ्रांस का कब्जा हो गया। ओके, एंड द ब्रिटिश अपील्ड फॉर हेल्प टू द नवाब ऑफ कर्नाटक इन द हुज टेरिटोरीज मद्रास वाज लोकेटेड। ओके, तो जो ब्रिटिश थे क्या किए, द ब्रिटिश अपील फॉर हेल्प टू द नवाब ऑफ कर्नाटक। नवाब ऑफ कर्नाटका से ब्रिटिश ने क्या किया, इस मैटर्स को लेके हेल्प की मांग की कि मद्रास पे डुप्ले ने कब्जा कर लिया है, आप हमें क्या करें, हेल्प करें। इन हुज टेरिटोरीज मद्रास वाज लोकेटेड, क्योंकि मद्रास जो था वह जो हैदराबाद स्टेट था उसी के पास पड़ता था। एंड द नवाब सेंट एन आर्मी टू द ड्राइव अवे टू फ्रेंच फ्रॉम मद्रास। नवाब ने क्या किया, एक आर्मी भेज दिया। ओके, किस पे, फ्रांसीसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डुप्ले के अगेंस्ट। नवाब जो हैदराबाद था उस समय, नवाब ने क्या किया, एक आर्मी भेज दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश कंट्रोल में मद्रास था उस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने हैदराबाद या कर्नाटक के नवाब से हेल्प मांगा, और नवाब ने एक अपनी सेना की टुकड़ी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट भेज दी, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में। ओके, एंड द फ्रेंच डिफीटेड द नवाब आर्मी, और फ्रांसीसी क्या हुए, नवाब की आर्मी ने, एंड फ्रेंच डिफीटेड द नवाब आर्मी, और फ्रांसीसियों ने क्या किया, नवाब की आर्मी को भी हरा दिया। एंड इन द मीन टाइम, इसी समय, यूरोप द वार ऑफ सक्सेशन कम टू एन इन द 1748। और इसी समय क्या हुआ, 1748 में जो यूरोप में जो युद्ध स्टार्ट हो रहा था वह खत्म हो गया। मैंने बताया कि स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध स्टार्ट था, और इसी समय 1748 में युद्ध समाप्त हो गया, और जिसका रिजल्ट हुआ कि एक यूरोप में 1748 में ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में वहाँ पे भी ये तय हुआ कि जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्री में ब्रिटिश और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनियाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनीज है, जो भी जिस प्रदेश को लूटे हैं वो किए हैं, या जैसी कंडीशन है उसको सेम एज वैसे रहने दिया है। ओके, तो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, तो साथ ही साथ यहाँ पे भी युद्ध बंद हो गया। और युद्ध बंद होने के बाद में अंग्रेजों को भी अपना कदम वापस लेना पड़ा। ओके, नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट रहा आपका, तो जो स्पेशली जिसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है, तो जब वहाँ पे ट्रीटी हुई ब्रिटेन में फ्रांसीसी गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश फ्रांस का प्रदेश एरिया टेरिटोरीज को कैप्चर्ड किए हुए हैं, या फ्रांसीसी अगर ब्रिटिश एरिया को कैप्चर्ड किए हुए हैं, तो वो क्या करे, अपने द्वारा कब्जा किए गए, ऑक्युपाइड किए गए एक दूसरे के टेरिटोरीज को, एरिया को रिटर्न कर दे। और इसी एवज में क्या हुआ,
जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि की शर्तों यानी इस ट्रीटी की जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग मद्रास को ब्रिटिशर्स को वापस करना पड़ा। ओके, ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम तक कंडीशन ऐसी नॉर्मल बनी रही, लेकिन फिर कंडीशन ये हुआ कि सेकेंड कर्नाटका वार स्टार्ट हो गया 1749 में। 1748 में ट्रीटी हुई थी, उसके बाद एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने। लेकिन क्या हुआ, फिर से 1 ईयर्स लेटर द सेकेंड कर्नाटका वार स्टार्ट हो गया। रीजन देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ द निजामुल मुल्क देयर वाज अ वार ऑफ द सक्सेस। अभी तक तो निजाम जिंदा रहा है और उसने अपनी आर्मी भी भेजी फ्रेंच के अगेंस्ट, लेकिन उस आर्मी को क्या किया, फ्रेंच ने नवाब की आर्मी को डिफीट कर दिया मद्रास में। चूंकि सपोर्ट मांगा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो नवाब ने अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन नवाब की आर्मी को डुप्ले ने डिफीट कर दिया। ओके, तो उस समय तभी एग्रीमेंट हो गया, वहाँ पे युद्ध बंद हुआ, यहाँ पे भी युद्ध बंद हो गया और एक दूसरे के प्रदेशों को जो जीते हुए थे वापस कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई, उसके पीछे जो रीजन था, कारण था, उसमें ये था कि निजामुल मुल्क या चिनकिलिश खां की 1749 में डेथ हो गई, वो मर गया। एंड सक्सेशंस इन हैदराबाद बिटवीन हिज सन ऑफ नासिर जंग, और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेके निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग एंड हिज डॉटर्स सन मुजफ्फर जंग। एक तो निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग और उसकी पुत्री का पुत्र, यानी कि उसका जो उसके निजामुल मुल्क के डॉटर का जो लड़का था, ओके, डॉटर सन मुजफ्फर जंग के बीच में क्या हुआ, उत्तराधिकार के सक्सेशंस को लेके उत्तराधिकार की समस्या को लेके कि हम नवाब बनेंगे, युद्ध स्टार्ट हो गया। ओके, इन कर्नाटका आल्सो अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द चादा साहब एंड अनवरुद्दीन। और बाद में क्या हुआ, कर्नाटक को लेके एक और विवाद पैदा हुआ जिसमें चादा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में। ओके, बोथ लेट क्लेम टू द थ्रोन ऑफ कर्नाटका। चादा साहिब ने और अनवरुद्दीन ने क्या किया, दोनों ने दावा किया, क्लेम किया कि नहीं, हैदराबाद की जो उत्तराधिकारी में हमारा भी नाम है। चादा साहब ने भी कहा और साथ ही साथ अनवरुद्दीन ने कहा। अभी तो इनके बीच विवाद चल ही रहा था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। इसमें एक नया ट्विस्ट आया और 2 और उत्तराधिकारी आ गए जिनमें चादा साहब और अनवरुद्दीन थे। ओके, एंड इन्होंने दावा किया कर्नाटक की गद्दी पे हमारा अधिकार है, हम नवाब बनेंगे। मुजफ्फर जंग sought the help to the चादा साहब एंड डुप्लेक्स। मुजफ्फर जंग ने क्या किया, जो मुजफ्फर जंग था, जो निजामुल मुल्क की डॉटर्स का लड़का था, मुजफ्फर जंग ने तुरंत क्या किया, चादा साहब को सपोर्ट कर दिया और चादा साहब की तरफ से डुप्ले भी युद्ध में, यानी डुप्ले चादा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब एक घड़ी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही थी मुजफ्फर जंग और चादा साहिब को, तो सेकंड तो उसमें के बाद क्या हुआ, जो नासिर जंग था या अंग्रेजों के पाले में चला गया। ओके, नवाब अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग अप्रोच द इंग्लिश फॉर सपोर्ट। और जो नवाब अनवरुद्दीन था, नासिर जंग था, वह क्या हुआ, वह अंग्रेजों के सपोर्ट में चला। ओके, तो अब दो गुट बन गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब अनवरुद्दीन और नासिर जंग, और दूसरे वे में थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चादा साहब एंड चादा साहब के बाद मुजफ्फर जंग। तो इन 2 गुटों के बीच में क्या हुआ, सेकेंड कर्नाटका वार लड़ा गया। ओके, और सेकेंड कर्नाटका वार की कंडीशन ये रही कि इसमें 1749 में स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ जो अनवरुद्दीन था, सन ऑफ मोहम्मद अली का लड़का था, एंड ही
however failed installed the Nawab of Karnataka. Nuruddin son Muhammad Ali, however, fled to the Tiruchirappalli, and of which has the governor. ये क्या था? तिरुचिरापल्ली का गवर्नर था. ओके, तिरुचिरापल्ली का गवर्नर रहा. And finally, Robert Clive, the commander of the English troop, defeated the French Chada Sahib at Arcot. Arcot जो था एक प्लेस था कर्नाटका में, जो कर्नाटक की कैपिटल हुआ करती थी अर्काट. वहीं पे युद्ध हुआ. इसमें डुप्ले था. डुप्ले के बाद चादा साहब थे. ओके, चांद साहब और डुप्ले की ज्वाइंट आर्मी के बीच, और दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इसने 1757 के प्लासी ऑफ वार में डिफीट करने का काम किया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला. ओके, तो डुप्ले और चादा साहब की जो ज्वाइंट आर्मी थी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो था, दूसरी तरफ आपका रॉबर्ट क्लाइव था, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था. इनके बीच एक कर्नाटक की कैपिटल अर्काट में वार ऑफ अर्काट हुआ, जिसमें ये रहा कि इसमें चादा साहब को और डुप्ले को डिफीट कर दिया गया, यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और साथ ही साथ जो एक धड़ा था कर्नाटक के नवाब की गद्दी को लेके, जो अपना दावा कर रहा था चादा साहब, इसको डिफीट कर दिया गया और चादा साहब को मार गिराया गया. चादा साहब की इस युद्ध में डेथ हो गई, और डेथ होने के साथ ही साथ क्या हुआ, इसी समय कर्नाटका वार कंप्लीटली युद्ध हो गया, समाप्त हो गया. समाप्ति के साथ ही साथ क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही इस समय हार उठानी पड़ी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि युद्ध जब लड़े जाते हैं तो युद्ध में काफ़ी मनी स्पेंड करना पड़ता है, और जब युद्ध में ज़्यादा खर्चे हो गया, उस समय मैं बताया टाइम ऐसा चल रहा था जब फ्रांस एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा था. एक काफ़ी संक्रमण का दौर था फ्रांस में. फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह काफ़ी बैड हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी. क्योंकि इस समय और कंडीशन फ्रांस की और इसीलिए ख़राब होती गई कि जहाँ भी इंटरफेयर करने की बात होती थी, फ्रांस तुरंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करता था, वह यानी कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के हमेशा एंटी रहते थे. डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में इनकी कॉलोनीज थी, और जब भी कोई मैटर्स आता था तो हमेशा ब्रिटेन फ्रांस के अगेंस्ट और फ्रांस ब्रिटेन के अगेंस्ट रहता था. इसको लेके स्पेशली इस समय अमेरिकन वार चल रहे थे, जो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को लिबर्ट हुआ. पहली बार अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी उस समय. उसमें फ्रांस ने ब्रिटिश, और जो अमेरिका था वह ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, ब्रिटेन का गुलाम था. तो फ्रांस ने अमेरिकी जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको हर तरीके से सेना के रूप में, और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पैसे का एक बहुत बड़ा भंडार उनको भेजा था, वो भी अपनी ट्रेजरी से, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रही थी, दिन प्रतिदिन बैड हो रही थी. और इसी समय जब यहाँ पे डिफीट हुआ डुप्ले, तो इसका जब फ्रेंच गवर्नमेंट को जब इसका पता चला तो उसने डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया. और डुप्ले को वापस बुलाने के बाद गोडेल्यू को, ओके, डुप्ले को वापस बुलाने के बाद उसने क्या किया, गोडेल्यू को यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी बना के भेजा. ठीक है, गोडेल्यू था. बाई अ ट्रीटी साइन बाय द पॉन्डिचेरी इन दिसंबर 1754, और दिसंबर 1754 में ट्रीटी ऑफ एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी. और इस संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो पांडिचेरी का एरिया था वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहने दिया गया, और बाकी जो मद्रास या जो भी कंडीशंस थी
उस पर क्या हुआ, वह ब्रिटिशर्स को दे दिया गया और उनको काफ़ी लिमिट एरिया में ही रहने को कहा गया। यानी कि चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी तो उसका रिजल्ट था जो ट्रीटी हुई। ओके, अब नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका थर्ड कर्नाटका वार या 1754 टू 1763। ओके, 1754 जो थर्ड कर्नाटका वार था वह 1754-55 टू 1763 तक रहा। इसमें जो कंडीशन थी, फिर 1 ईयर्स लेटर तुरंत कंडीशन चेंज हुई, यूरोप की भी कंडीशन चेंज हुई और इसमें हुआ कि यूरोप में एक वार स्टार्ट हुआ जिसे वार ऑफ 7th ईयर्स कहते हैं। 7th ईयर्स वार से हिंदी में सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता। ओके, 1754 टू 1763। इसमें भी क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ओके, 7 ईयर्स वार में, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया में भी क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध स्टार्ट हो, जिसे थर्ड कर्नाटका वार कहा जाता है। ओके, एंड इसमें काउंट लैली द गवर्नर एंड कमांडर ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस हैड सम सक्सेस इन द बिगनिंग। इसमें जो काउंट लाली था वह क्या था, वह गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। उसने क्या किया, युद्ध का नेतृत्व किया, वार का, और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो थे वह थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो गवर्नर जनरल उस समय सर आयर कूट फाइनली डिफीटेड बाय द लाली इन द बैटल ऑफ फोर्ट वाडिवास इन 1760। उस समय यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडरशिप प्रोवाइड किया थर्ड कर्नाटका वार में वह सर आयर कूट था, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध में सब काउंट दी लाली था। तो काउंट दी लाली और इधर जनरल सर आयर कूट के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, 22 जनवरी 1760 को। उसके पहले भी बहुत से युद्ध हुए, मोस्टली स्टार्टिंग में तो काउंट दी लाली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, इसको 1-2 सालों तक सफलता मिली, लेकिन लास्ट में जो लाली था, फ्रेंच लॉली, वह क्या हुआ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था या सेनापति जो था मुख्य, वह क्या हुआ, वह डिफीट होने लगा, हर मोर्चे पे डिफीट होने लगा। और जिसका लास्ट जो वार हुआ वह 22 जनवरी 1760 को वार ऑफ बांडीवास। 22 जनवरी 1760 इन वार ऑफ बांडीवास जनरल सर आयर कूट डिफीटेड टू काउंट दी लाली। सर जनरल आयर कूट ने क्या किया, काउंट दी लाली को डिफीट किया, और ये बांडीवास का युद्ध भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एबोलिशन का काल माना जाता है, या युद्ध माना जाता है। उसी के साथ क्या हुआ, सिर्फ पुडुचेरी, स्पेशली आज का पुडुचेरी जो है एक आइसलैंड टाइप का जो कोस्टल एरिया में ही है, यमन है, कराइकल है, एंड एक वेस्टर्न घाट पे है आपका माहे। ओके, इनके जो 4 प्लेसेस थे स्मॉल एक आइसलैंड टाइप के, इन पे वली फ्रांसीसियों का कब्जा रहने दिया गया, जिन्हें टोटल को पांडिचेरी कहा जाता था। ओके, पांडिचेरी की बात की जाती है, 4 प्लेसेस या 4 आइसलैंड आते थे इसके कंट्रोल में। तो फिर क्या हुआ कि 1763 में जब 7 ईयर्स वार एबॉलिश हुआ, समाप्त हुआ, तो उस समय एक ट्रीटी हुई जिसे पेरिस ट्रीटी कहा जाता है। और इस पेरिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी जब ब्रिटेन और फ्रांस में वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ पेरिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में इंडिया की भी कुछ शर्तें रखी गई। और इस कंडीशन के साथ क्या हुआ कि पांडिचेरी को सिर्फ वापस कर दिया गया, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आप फिर से हमारे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत
कीजिएगा। और ब्रिटेन का क्या हुआ, अब इंडिया में एक छत्र राज्य स्टार्ट हो गया। इसके 1 ईयर्स लेटर 1764 में एक वार हुआ था, जिसमें मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, यह था वार ऑफ बक्सर, जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर के बीच। और इन 3 नवाबों की ज्वाइंट आर्मी को डिफीट करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किया गया था। उसको लेके 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ बनारस हुई 64, 65, 66 में। और इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू पावर कलेक्ट करने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया गया वहाँ के नवाब के दौरान। और उस पर क्या शाही मुहर लग गया, यानी कि मुगल बादशाह शाह आलमगीर तृतीय का। और अब यहीं से अब चूंकि टोटल ऑल ओवर इंडिया में जो भी यूरोपियन कंपनीज थे, उन यूरोपियन कंपनीज से क्या हुआ कि 1 बाय 1 करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको डिफीट कर दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। अब यही मात्र एक कंपनी बची थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, जो इंडिया स्मॉल स्टेट में ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट था, अब 1 बाय 1 करके उनको ऑक्युपाइड करना था। इसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सी पॉलिसी लाई, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की, जो 1799 से 1805 तक रहा, जिसकी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी काफी इम्पोर्टेंट रही उस टाइम। इसके टर्म में लार्ज स्केल पे इंडियन प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश प्रोविंस में के रूप में मर्ज किया गया। फिर 1748 से 1856 के बीच में यह टाइम था लॉर्ड डलहौजी का टाइम। इसके टाइम में भी लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी लेके आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी लार्ज स्केल पे इंडियन प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश प्रोविंस में कन्वर्ट करने का काम किया गया। 1 ईयर्स लेटर, यानी कि 1857 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, इसे 1857 रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अपनी जो विस्तारवादी एक्सटेंशन पॉलिसी थी, इस पे ब्रेक लगा दिया। और इसके बाद क्या किया, प्रिंसली स्टेट को, जो इंडियन स्टेट थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट, इनको फ्री छोड़ दिया। अब किसी भी स्टेट को कब्जा नहीं किया जाता था, यानी कि इस समय तक इन 100 ईयर्स में लार्ज स्केल पे जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, उनको ब्रिटिश प्रोविंस में कन्वर्ट करने, यानी मर्ज करने का काम किया गया। ओके, तो आज़ादी के टाइम तक 11 प्रिंसली स्टेट रहे, सॉरी प्रोविंस रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और बाकी के जो थे 565 के आसपास जो प्रिंसली स्टेट रहे, जो देसी रियासतें थी, बाद में चल के इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, जो इंडिया यूनियन है, इसमें मर्ज करने का काम किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी और चीज़ें कुछ बची है, जिनको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग काफ़ी केयरफुली देखिएगा, ध्यान, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।